हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप न्यूमेरिकल करें मिरर फॉर्मूले के। ठीक है, तो आज हम चैप्टर नया स्टार्ट करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस था। देखो, रिफ्रैक्शन होता है द बेंडिंग ऑफ लाइट without changing the medium। ठीक है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, चलो मैं इसको बिल्कुल वैसा सेम टू सेम वैसा लिखता हूं। द फिनोमिना ऑफ changing the path of light with changing the medium। सुनिए, रिफ्लेक्शन में केवल और केवल क्या था, द फिनोमिना ऑफ चेंजिंग द पाथ ऑफ लाइट विदाउट चेंजिंग द मीडियम। वहां पे क्या था, विदाउट, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा, विद। बस, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, समझ गए आप। अब इसका डायग्राम से मैं आपको बताता हूँ किस तरह करेंगे। देखो, मान लेते हैं ये कोई आपने ग्लास स्लैब ली। ठीक है, कोइंसिडेंट रे विद एंगल आई। ठीक है, इस ग्लास स्लैब के अंदर गिरी। ठीक है, तो ये क्या होता है कि कुछ रे तो रिफ्रैक्ट हो जाती है और कुछ रे रिफ्रैक्ट होके इसके अंदर आ जाती है। होता भी ऐसा ही है, गिलास के अंदर से, जैसे कांच की बिल्डिंग है तो उसके अंदर से जो सूरज की रोशनी, लाइट आ रही है मान लेते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर से लाइट क्या हो जाती है, आर पार हो जाती है। ठीक है, लेकिन लाइट का पूरा पार्ट नहीं पहुंच पाता है उसके अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ पार्ट तो उसका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट, और कुछ पार्ट उसका क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट। ठीक है, तो जो अंदर लाइट जाती है और उसके साथ जो रे एंगल बनाती है, उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, द चेंजिंग ऑफ पाथ ऑफ लाइट विदाउट चेंजिंग द मीडियम तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है, एंड द फिनोमिना ऑफ चेंजिंग द पाथ ऑफ लाइट विथ चेंजिंग द मीडियम, इसको हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन। ठीक है, डायग्राम आप समझ गए इतना काम। आगे देखिए डायग्राम, इसका कारण क्या है। कि लाइट इसके अंदर किस तरह चली जाती है, बैंड हो जाती है। देखो, द बेसिक कॉज इज स्पीड ऑफ लाइट चेंजिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। इसका कारण क्या होता है कि स्पीड ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो देखो, एयर के अंदर लाइट की स्पीड हमेशा इतनी होती है। ठीक है, एयर के अंदर लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, दूसरी बात, हर एक अलग अलग मीडियम में लाइट अलग अलग तरह से ट्रेवल करती है। जैसे गिलास के अंदर, वाटर के अंदर भी लाइट अंदर तक ट्रेवल कर सकती है, चली जाती है उसके अंदर भी। ठीक है, तो हर मीडियम अलग अलग होता है, तो सभी मीडियम के लिए लाइट भी अलग अलग तरह से एंटर करती है उनके अंदर। तो गिलास के अंदर जब एंटर करती है तो गिलास के अंदर लाइट की स्पीड इतनी हो जाती है।
ठीक है, गिलास के अंदर जब हम देखते हैं तो लाइट की स्पीड कितनी हो जाती है, इतनी हो जाती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो बची हुई लाइट है वो कहां चली जाती है, रिफ्लेक्ट होके बाहर। तो इसका कारण समझ गए, इसकी डेफिनेशन आप समझ गए क्या होती है, कारण समझ गए होगे आप। ठीक है, उसके बाद वही काम हम करेंगे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये चीजें आप अपनी बुक से देख के अच्छी तरह लिख लेना। ठीक है, वैसे तो ये लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम आप अपनी बुक से बना लेना। ठीक है, देखो, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। नंबर 1, रिफ्लेक्शन में हमने किया था वही लॉ, पहला सेम टू सेम है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर ऑल लाई इन सेम प्लेन। ठीक है, किस प्लेन के अंदर, एक ही प्लेन के अंदर है। प्लेन का मतलब मैंने आपको बताया था, देखो इसमें बता देता हूं आपको। ठीक है, ये इंसिडेंट, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड, सभी का पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एक ही है। ठीक है, सभी एक जगह से ही चल रही हैं, जिसका मतलब वो जो एक जगह चलती है उसको हम कहते हैं सेम प्लेन से ही चल रही है। ठीक है, तो पहला लॉ आप समझ गए। अब दूसरे लॉ में आप आइए, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, हर जगह इसका यूजफुल है। देखो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल आई और एंगल आर क्या थे, बराबर थे। क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में ऐसा है, नहीं है भाई। कुछ पार्ट तो क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पार्ट क्या हो गया, रिफ्रैक्ट हो गया। इसका मतलब इंसिडेंट रे पूरी रिफ्रैक्ट नहीं हुई, तो एंगल आई और एंगल आर कभी बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसके लिए एक लॉ आया। ठीक है, और अब मैं पूरा हेडिंग बना रहा हूं उस लॉ की, जो आपको लिखना है दूसरे पॉइंट में। वो लॉ है स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज द लॉ, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब इसमें देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए क्या है ये। द प्रोडक्ट ऑफ, इसकी स्टेटमेंट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू refractive index is constant। ये इसकी स्टेटमेंट है। ठीक है, इस स्टेटमेंट का मतलब आप देखिए क्या है। अब इस लाइन का कोई काम नहीं है, रिफ्लेक्शन हम पढ़ चुके हैं। दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आर। ठीक है, ये पहला मीडियम है, ये कौन सा मीडियम है, दूसरा, मतलब गिलास वाला यही है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, आई। ठीक है, टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये टर्म नहीं है, इससे अगला टर्म यही आएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है बताएंगे आपको, तब तक आप ये याद रख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, एन। ठीक है, और ये किसके बराबर है, कांस्टेंट। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कांस्टेंट। इसका मतलब एन साइन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट। एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन आई साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इनका प्रोडक्ट, और वो किसके बराबर है, कांस्टेंट। ठीक है, इसके बाद छोटा सा काम इसी में हम आगे बढ़ाएंगे, अब देखना थोड़ा सा। ठीक है, देखो, अगर मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 मान लूं,
और इसका रिफ्रैक्टिव नीचे वाले मीडियम का N2, जैसे गिलास लगा लो आप, ठीक है। तो देखो किस तरह लिखेंगे हम, ऊपर कितना है N1 और ये कितना है साइन आई, ये लिखा है पूरा, ठीक है। कांस्टेंट की जगह देखो मैं क्या लिखता हूं, नीचे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है N2 और नीचे के साथ एंगल कितना है साइन, ठीक है। ये कांस्टेंट की जगह हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए आप, मैं क्या लिख सकता हूं, N2 अपॉन में N1, कैसा हो जाएगा, N2 अपॉन में N1, इसको मैं क्या लिखता हूं साइन आई अपॉन में साइन आर, ठीक है। N1 की वैल्यू 1 होती है किसके लिए, एयर के लिए, ये एयर है, ठीक है। आप सिर्फ इतना याद कीजिए अभी तक के लिए, ठीक है। उसके बाद जब मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाऊंगा ना, तो आपको ये चीजें अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी, ठीक है। तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई, N2 की देखो N1 की जगह 1 रखा, N2 की वैल्यू कितनी आ गई साइन आई अपॉन में साइन आर। अब N1 है ही नहीं तो N2 क्यों लिखे हम, खाली उसको हमने क्या लिख दिया N। तो ये इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। N की वैल्यू कितनी आएगी साइन आई अपॉन में साइन आर, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको याद हुए, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले एक तरह के, चलो किसी तरह भी आपको लगाने आ सकते हैं ये, ठीक है। तो इससे अगली टर्म है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब उस पर हम नजर डालते हैं कि वो क्या चीज है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक लॉ और पढ़ते हैं जो आपकी बुक में नहीं मिलेगा, शायद ये मिल भी जाए, लेकिन उस लॉ को समझने की कोशिश कीजिए आप क्या है, वो इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछ लेते हैं, ठीक है। तीसरा है ये, when a ray of light travel from one medium to another, its wavelength and velocity changes, but frequency remains same। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एनटीएससी एग्जाम में भी आ चुका है ये। क्या कह देते हैं काफी बार कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कौन कौन सी चीजें चेंज होती है, कौन कौन सी चीजें चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो देखो इसमें एक वर्ड आता है फेज, लेकिन उसका आपका भी कोई काम नहीं है, ठीक है। देखो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वेवलेंथ और वेलोसिटी दोनों चेंज होती है। देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक मतलब तो आपको 9th में, V इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, 9th क्लास का लास्ट चैप्टर में फॉर्मूला दिए, रिलेशन बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, देख लेना अपना लास्ट चैप्टर, ठीक है। उसमें ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये कह रखा है वेलोसिटी भी चेंज होती है और वेवलेंथ भी चेंज होती है जब एक लाइट एक मीडियम से लाइट जाती है। देखो अभी पढ़ाई हमने कि स्पीड तो चेंज होती है, ठीक है। तो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, वेवलेंथ भी है। तो स्पीड चेंज होगी तो वेवलेंथ भी चेंज होगी। अब पूछा यह जाता है कि फ्रीक्वेंसी क्यों चेंज नहीं होती है, ठीक है। देख इसका मतलब क्या है, अगर मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहां से निकालूं, अदरवाइज v किसके प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, लेकिन अगर मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहां से निकालूं तो वेलोसिटी और वेवलेंथ किस में आ गई, डिवाइड में आ गई। तो जितना आप वेलोसिटी में चेंज करेंगे उतना ही किस में चेंज होगा, वेवलेंथ में। इसका मतलब इन दोनों में कैसा चेंज होगा, इक्वल प्रोपोर्शन का। तो इक्वल प्रोपोर्शन का चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, ठीक है। इसका रीजन क्या है, बुक में रीजन नहीं मिलेगा आपको। तो रीजन क्या है कि बिकॉज वेलोसिटी एंड वेवलेंथ आर इन इक्वल प्रोपोर्शन। changes in equal proportion,
ओके, तो तीसरा पॉइंट आपको समझ में आया क्या है, ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। ठीक है, अब हम उस पर नजर डालते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आज का लास्ट टॉपिक हमारा। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, इसको एब्सोल्यूट भी कह देते हैं काफी बार। ठीक है, देखो एन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता क्या है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये इसको डिफाइन करने का तरीका है। स्पीड ऑफ लाइट को हम एयर में लिखते हैं सी से, और मीडियम वाले को हम किससे लिखेंगे, वी से। तो फॉर्मूला ये होता है एन इज इक्वल टू सी अपॉन में वी। ठीक है, अब लाइट मान लेते हैं दोनों एयर के अंदर ही है, तो सी अपॉन में सी कैंसिल हो जाएगा, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। वही काम हमने अभी बताया था आपको, एयर के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कितना होता है, 1। ठीक है, और एयर टू गिलास की बात करें तो देखो एन सी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, इतनी होती है, और गिलास में अभी मैंने बताया था कितनी होती है, कितना बचेगा ये, 1.5। इसका मतलब गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, 1.5। तो कहने वाली बात ये है कि सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा एयर का मिलेगा आपको। किसका मिलेगा, एयर का। ठीक है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, और ये चीज ध्यान रखना, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, ये लगभग इतना होता है 2.42। ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि ये भी स्पीड ऑफ लाइट है, ये भी स्पीड ऑफ लाइट है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ये चीजें क्लियर हो गई यहां तक थोड़ी बहुत। ठीक है, लिखोगे कॉपी में तो आराम से क्लियर हो जाएंगी, आसान आसान चीजें हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए इसी का ये एक पार्ट है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो क्या होता है, रिलेटिव का मतलब होता है एक के कंपेयर में दूसरा, मतलब यहां पे दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेंगे आपको, एक के कंपेयर में दूसरा क्या होगा। देखो आसान सा काम है, पहले वाले के लिए हम क्या मान सकते हैं, ये मान सकते हैं ये तो कांस्टेंट रहेगा हमेशा, तो V1 उसका अलग है, और ये क्या आ जाएगा, C अपॉन में V2। मतलब ये गिलास का मान लो, ये वाटर का मान लो, किसी का मान सकते हो, वैसे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, रिलेटिव का मतलब इनका आप रेशियो निकालें, लिख सकता हूं ऐसा। ठीक है, बी सी से सी क्या हो गया, और V2 अपॉन में क्या गया। ठीक है, तो इसका मतलब इसको लिखने का तरीका और देखो, काफी बार आपको ये मिलेगा ऐसा। तो इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। तो इस 2 को हम ऊपर ले आते हैं यहाँ पे, इस वाले 2 को याद करने का तरीका। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V2 अपॉन में V1। इसी तरह अगर मैं ऐसा लिखूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो ये उल्टा हो जाएगा इसका, V1 अपॉन में, बस दिस इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर हुई ये चीजें। तो आज की लास्ट चीज हम करते हैं, और वो कल पे हम उसको लागू करेंगे। दो चीजें आप देखिए, इनको पॉइंट बना के आपको खुद लिखना है, बता देता हूं आपको। इसकी एप्लीकेशन करेंगे कल।
देखिए क्या है, अगर मान लेते हैं पहले केस में जब लाइट रेयरर से डेंसर जाएगी। अच्छा, अब दिक्कत यह है कि रेयरर से डेंसर का मतलब क्या होता है? देखो, रेयरर से डेंसर का मतलब होता है कि रेयरर का मतलब होता है हल्का, सबसे हल्का, मीन्स एयर बहुत हल्की होती है, ठीक है। डेंसर का मतलब कुछ भी हो सकता है, वाटर, ग्लास, माइका, टर्पंटाइन, ऑयल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब मीडियम है ये, तो ये भारी होता है, ठीक है। रेयर का मतलब हल्का और डेंसर का मतलब क्या होता है? भारी, ठीक है। तो जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाएंगी तो ये हमेशा इट बैंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये हमेशा नॉर्मल के साथ साथ चलेगी इस तरह, ठीक है। दूसरे केस में जब लाइट डेंसर टू रेयर जाएगी, इट बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो लाइट कैसे चलेंगी? बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, ये दोनों चीजें आपको समझ में आई? ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है कल के लिए। जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम एप्लीकेशन करेंगे कि वाटर जो होता है, वाटर में अगर हम सिक्का डाल दे तो बॉटम उठी हुई क्यों दिखाई देती है। बहुत सारी एग्जांपल करेंगे हम, ग्लास स्लैब का एग्जांपल करेंगे। तो दो चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। रेयर से डेंसर बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयर बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, गुड बाय आज के लिए।